Assalamualaikum students, welcome to online classes and ETA tricks. Today we are going to discuss about law of mass action. स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है या स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है ये किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लॉ जो है ये 1864 में दिया था गोल्डबर्ग एंड पीटर ने। तो उन्होंने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डिपेंड करता है ऑन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस। जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, मोलर कंसंट्रेशन से मुराद क्या है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, कि हमारे पास रिएक्टेंट्स के जो मोल्स है वो पर डेसीमीटर क्यूब में कितने हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ए और बी मिलके हमें देता है CND। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें फॉरवर्ड केस में, अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो रिएक्टेंट्स जो है वो हमारे पास A एंड B है। अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो उस केस में रिएक्टेंट्स जो है वो C एंड D है। पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द रेट और स्पीड ऑफ reaction is directly proportion to the molar concentration of reactants, कि molar concentration of reactants जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारे पास रिएक्शन का जो स्पीड है या रिएक्शन का जो रेट है वो ज्यादा होगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो A और B जो है वो रिएक्टेंट्स है। अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो C और D जो है वो रिएक्टेंट्स है। तो पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की और फिर बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन की। यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की केस में क्या होगा? इन केस ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रिएक्टेंट्स। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट्स A और B है, इन दोनों की मोलर कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा RF। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। यहाँ पे हमारे पास ये ब्रैकेट्स जो है ये हमें शो करता है मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। इसलिए यहाँ पे मैंने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B के लिए ये ब्रैकेट्स जो है ये यूज किए हुए हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? हम इक्वल लगा लेते हैं और कांस्टेंट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे RF इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी जगह इक्वल और कांस्टेंट लगा लेते हैं। तो कांस्टेंट हमारे पास होगा KF, which means rate constant for forward reaction, और यहाँ पे आ जाएगा A मोलर कंसंट्रेशन और B का मोलर कंसंट्रेशन। ये KF हमारे पास क्या है? ये है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं तो रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे C एंड D। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इन केस ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन के केस में जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ
डी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाए, इक्वल और कांस्टेंट लगा ले, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे दोनों का जो रेट है वो इक्वल होगा। इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है, जब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, तो उस स्टेट को हम कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस जो है इनको इक्वेट कर ले, तो हमारे पास आ जाएगा RF की जगह KF मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। यहाँ पे आ जाएगा KF मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जगह आ जाएगा KR मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा KR मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम इस KR को इस साइड पे शिफ्ट करें और A एंड B को इस साइड पे शिफ्ट करें, तो आ जाएगा KF डिवाइड बाय KR इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A into molar concentration of B। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो ये B कांस्टेंट है, ये B कांस्टेंट है, तो हमारे पास कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट से आएगा एक कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है ये इक्वल लिया हुआ है, तो ये तब इक्वल होते हैं जब हमारे पास इक्विलिब्रियम हो। इसलिए यहाँ पे ये कांस्टेंट जो आएगा इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय KC इज इक्वल टू molar concentration of C molar concentration of D divide by molar concentration of A molar concentration of B। अब स्टूडेंट्स ये KC जो है इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमारे पास रेशियो है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड molar concentration of reactants is called equilibrium constant which is represented by KC। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये तो हमारे पास एक सिंपल सा इक्वेशन था। अब हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये रिएक्टेंट या ये प्रोडक्ट इसके साथ कोई कोएफिशिएंट है। सपोज हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट है A
यहाँ पे है b, यहाँ पे स्मॉल c और यहाँ पे है स्मॉल d। तो हमारे पास इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या आएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्या है, C एंड D जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये जो उनके कोएफिशिएंट आ रहे हैं तो इन कोएफिशिएंट को हमने इसके पावर में लेके जाने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल c आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल d आ जाएगा। इसी तरह रिएक्टेंट्स जो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट, इसी तरह मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर इट्स कोएफिशिएंट। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल।